हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, द्वैत शासन। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो द्वैत शासन देखेंगे और हम पूरी तरह से देखेंगे कि किस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि करती है और इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि करती है। द्वितीय संधि के बाद क्या होगा, यानी बंगाल में एक तरह से यानी द्वैत शासन स्थापित हो जाएगा। और द्वैत शासन स्थापित करने का उनका मकसद क्या था, उनका उद्देश्य क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ, इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं टॉपिक पे आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सबसे पहले जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आपका कब आती है, ये पॉइंट को याद रखना है। हम लोग देखे थे कि स्थलीय मार्ग द्वारा भारत आने वाला जो पहला ब्रिटिश था वो जॉन मंडल हॉक था। क्या था? जॉन मिंडल हॉक। और जॉन मिंडल हॉक क्या करता है, यानी स्थलीय मार्ग द्वारा भारत आता है। और आप देखिएगा कि अल्मेडा जहाजी में आपका पुर्तगाल और स्पेन दोनों ही क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। पुर्तगाल और स्पेन की सेनाएं अल्मेडा नामक जहाज में ये आपका बैठे हुए हैं। और जैसे ही जॉन मिंडल हॉक आता है, आने के पश्चात क्या होगा, भारत में ब्रिटिश और आपका स्पेन और पुर्तगाल सेनाओं के बीच में आपका युद्ध होगा। और इस युद्ध में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जो है बुरी तरह से क्या करते हैं, स्पेन और पुर्तगाल की सेनाओं को पराजित कर देते हैं। एक जॉन मिंडल हॉक, ठीक है। और यही अफवाह फैलता है यूरोप में कि जॉन मिंडल हॉक ने क्या कर दिया है, स्पेन और पुर्तगाल के सम्मिलित सेनाओं को पराजित कर दिया है। तो अतः हमें भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाना चाहिए। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाना चाहिए। इसी मकसद से आप देखिएगा कि यूरोप में आपका 217 व्यक्तियों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी का नाम था गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का क्या नाम था, आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसका वीडियो पूरा आपका देखिएगा, प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हो रही है 1599 ईस्वी में। लेकिन हम देखेंगे कि 1599 में इसकी स्थापना के बाद आपका जो उस समय की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा क्या किया जाता है, आपका 1596 में ये कंपनी बनी। लेकिन यानी 1600 ईस्वी में, यानी बोल सकते हैं एक तरह से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर अधिनियम आता है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। चार्टर एक्ट को पारित किया था और उस एक्ट के तहत हम देखेंगे कि जो आपकी कंपनी थी गवर्नमेंट एंड कंपनी मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो कंपनी होगी यह आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करना शुरू करेगी। और उनको मात्र कितना समय मिलेगा, पहले तो 15 वर्ष के लिए समय दिया जाएगा महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। और फिर ये भी बोला गया था कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 50% जो हिस्से मिलेगी वो आपको कंपनी किसको देगी, महारानी को देगी। ठीक है, और इस तरह हम देखें कि भाई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ये सबसे पहले आते हैं आपका मसाला द्वीप इंडोनेशिया में 1601 ईस्वी में। और वहां से पुनः ये जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में, तो 1604 में हम देखेंगे कि एक नया वहां का शासक बनेगा जो होगा आपका जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम ने ही आपको क्या किया था, जो कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा था। उनको लगा था कि इस समय जो होगा भारत का जो शासक होगा कौन होगा, यानी अकबर होगा। इसलिए अकबर के नाम का पत्र ये लिख कर भेजे थे। लेकिन 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस यानी भारत पहुंचता है, तो भारत पहुंचने के दौरान उसको पता चलता है कि भाई अकबर की मृत्यु हो गई है 1605 में और 1608 में ये आया है। तो 1608 ईस्वी में उस समय जो गद्दी पर विराजमान है वो आपके जहांगीर होंगे, जो आगरा में बैठे थे। और कैप्टन हॉकिंस जब जाता है उनसे मिलता है, तो मिलने के पश्चात ये तुर्की और फारसी में बात करता है उनसे। कैप्टन हॉकिंस जब इन भाषाओं में बात करता है, अंग्रेज होकर यानी आपका खान की भाषा बोलता है, इसलिए यानी जहांगीर ने उन्हें क्या किया था, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और 4 समन सब। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किस प्रकार यानी अंग्रेज कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी है वो भारत में कैसे इनका आगमन होता है। आगमन के परिणाम स्वरूप आप देखिएगा जहांगीर से ये सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगे थे और फैक्ट्री खोलने की अनुमति इनको मिल भी गई थी 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में जब फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाती है, फैक्ट्री बनाना शुरू करते हैं, लेकिन पुनः पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर चाल चला जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो आदेश था उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, फिर ये सूरत की जो कंपनी है वो क्या हो जाती है, एक तरफ से असफल हो जाती है। तो ये 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम यानी सफल फैक्ट्री भारत में खोला गया इनके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, फिर आप देखिएगा 1611 ईस्वी में सवाली का युद्ध होगा। उसके बाद पुर्तगाल और की स्थिति जो है काफी खराब हो जाएगी, युद्ध में हार जाएंगे
और युद्ध में हारने के परिणाम स्वरूप अब अंग्रेजों का वर्चस्व जो होगा भारत में कायम होगा। लेकिन वास्तविक ये तो अभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा चल रहा है एक तरह से। भारत में पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी ये सब आए, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और शुरू से लेकर 1 से लेकर 25-26 तक वीडियो मैंने अपलोड किया है, केवल यूरोपीय के आगमन से लेकर बंगाल का उदय से संबंधित इन सभी चीजों के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, किस प्रकार ये युद्ध होता है, कैसे ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इन सभी चीजों का उल्लेख मैंने यानी कर दिया है, हम लोग पढ़ लिया है। हम लोग जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री का, उसमें हम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ चुके थे, आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा जोड़ेंगे प्लासी और बक्सर के युद्ध से, क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद आपका होता है इलाहाबाद के संधि, और इलाहाबाद के संधि के बाद ही हम देखेंगे कि वास्तविक रूप से यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो क्षेत्र है इन पर पूर्ण रूपेण यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी को एक तरह से दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे। थोड़ा सा आ रहे हैं बंगाल के उदय से, बंगाल के उदय से हम लोग चलेंगे और बंगाल के उदय से ये प्लासी और बक्सर का युद्ध कराते हुए हम लोग आ जाएंगे आपका द्वैध शासन में। और द्वैध शासन में क्या क्या होता है, इनका मकसद क्या था, क्यों द्वैध शासन लागू किए, इसका परिणाम क्या हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हम उल्लेख करेंगे। तो आप लोग शांति बनाए रखिएगा और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि आप ही लोग का फरमाइश था कि सर रेगुलर क्लास चले, डीपली पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए और एक वीडियो में कम से कम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कीजिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि हर चीज को अगर मान लीजिए आप कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग पढ़ भी लिए होंगे, तो आप क्या आपको अगर ये वीडियो देखिएगा तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत तो होने वाली नहीं है, ये पढ़ाई ही है। अगर आप कुछ जानते हैं और उसको अगर देख भी ले रहे हैं दूसरी बार, तो आपको और जो डाउट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं आपका बंगाल के उदय से। अब देखिएगा बंगाल का जब उदय होता है, बंगाल का जब उदय होगा तो बंगाल के उदय के दौरान हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसमें पहला एक व्यक्ति का नाम आता है, वो आता है मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां जो था औरंगजेब के समय एक तरह से यानी आपका बोल सकते हैं कि बंगाल का दीवान के रूप में ये कार्य कर रहा था। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां औरंगजेब द्वारा इसमें क्या कर दिया जाएगा, औरंगजेब द्वारा इनको 1707 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के दौरान इनको यानी दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन क्या होता है कि फारूक सियर जब होगा, फारूक सियर के शासन काल में ये क्या हो जाएगा, बंगाल का एक तरह से सूबेदार भी नियुक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी सूबेदार नियुक्त कर दिया जाएगा। याद रखना है कि 1717 से ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1717 से माना जाता है, अधिकतर बुकों में दिया है कि बंगाल जो है एक तरह से 1717 से ये क्या होता है, मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर आपका 1727 तक ये बंगाल पर यानी शासन करते हैं। ठीक है, इनका समय होगा आपका मुर्शिद कुली खां का, मुर्शिद कुली खां। हम शॉर्ट में ही चलेंगे, ज्यादा डीप इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिवाइज हो जाए और आप वहां पर आइए जहां पर हम छोड़े थे, इसलिए मैं इन सभी पॉइंटों को नोट कर दे रहा हूं। 1717 में हम लोग देखे थे कि बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है, यानी दीवान के साथ साथ सूबेदार भी नियुक्त हो जाएगा। कौन, 1717 ईस्वी में आपका मुर्शिद कुली खां, और ये आपका ये लगभग शासन करेगा 1727 ईस्वी तक। ठीक है, और इस दौरान हम देखे थे कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, इसके विरुद्ध में विद्रोह भी किया था, जैसे सीताराम राय हो गए, सुजात खां हो गए, नजात खां हो गए, इनके द्वारा यानी क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह को कुचलने में ये सफल भी रहे थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के समय एक और काम हुआ था, इन्होंने इज़्ज़तदारी प्रथा भी प्रारंभ किया था, एक तरह से बोल सकते हैं किसानों के लिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1719 ईस्वी में इन्होंने उड़ीसा को बिहार में सम्मिलित किया था। नेक्स्ट याद रखना है कि मुर्शिद कुली खां के बाद, थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं, मुर्शिद कुली खां के बाद यानी दूसरा जो व्यक्ति आता है वो आता है आपका सुजाउद्दौला। वो कौन होता है, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अगला यानी बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, बंगाल का अगला जो नवाब बना वो कौन बना, सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला का शासन आपका याद रखना है कि ये कब से कब तक चलेगा, तो 1727 से 1739 तक ये आपका गद्दी पर रहेंगे। ठीक है, सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला के बाद अगला जो नवाब बनेगा, ये आपको याद रखना है कि सुजाउद्दौला के बाद जो आता है वो आता है सरफराज खां। सरफराज खां, ठीक है, और सरफराज खां कब से कब तक रहेगा, तो इसको याद रखना है आपका 1739 से लेकर 1740 ईस्वी में। ठीक है,
और इस समय गिरिया का युद्ध होगा 1739 से 40 ईस्वी में। हम देखेंगे कि गिरिया का युद्ध होगा किनके बीच, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में। ठीक है, 1740 ईस्वी में याद रखना है कि 1740 ईस्वी में 1740 में गिरिया का युद्ध होगा। गिरिया का युद्ध हुआ था और ये किनके बीच होगा, तो एक तरफ होंगे आपका सरफराज खां होंगे और दूसरी तरफ आपके हो जाएंगे अलीवर्दी खां। ठीक है, सरफराज खां और दूसरी तरफ कौन थे, अलीवर्दी खां। सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को हम लोग गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में हम देखेंगे कि सरफराज खां की मृत्यु हो जाएगी और अलीवर्दी खां जो होगा 1740 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा। तो एक तो हम लोग देख लिए मुर्शिद कुली खां, दूसरा हो गया शुजाउद्दौला और तीसरा हो गया आपका सरफराज खां। सरफराज खां के बाद जो चौथा आपका यानी बंगाल का नवाब बनता है वो बनता है आपका अलीवर्दी खां। कौन बनेगा, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां और ये शासन करेगा 1740 से लेकर, आप देखिएगा 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। सबसे लंबा समय देख रहे हैं कि 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक ये शासन करता है अलीवर्दी खां। सौभाग्य से क्या होता है कि अलीवर्दी खां की कोई पुत्र नहीं थे। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं होने का हम देखेंगे इनकी 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खां की कितनी पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी। आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे कि घसीटी बेगम इन्हीं के पुत्री का नाम था। तो ये इनके तीनों पुत्री के नाम आपको याद रखना है कि एक तो हो जाएगी मेहरुनिसा और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं घसीटी बेगम। घसीटी बेगम के नाम से काफी फेमस है, घसीटी बेगम। ठीक है, दूसरी जो इनकी पुत्र थी वो थी आपकी मैमूनिसा और जो तीसरी पुत्री जो थी वो थी आमना बेगम। तो ये 3 पुत्रियां थी और तीनों पुत्रियों का जो है ये विवाह कर चुके थे। ठीक है, घसीटी बेगम बोलिए चाहे मैमूनिसा बोलिए, इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ था आपका ढाका। क्या हुआ था, ढाका के सूबेदार के साथ इनका विवाह हुआ था। मैमूनिसा का विवाह हुआ था आपका बोल सकते हैं पूर्णिया और ये आमना बीबी का विवाह हुआ था आपका पटना। ये तीनों नवाब, एक तो ढाका के नवाब हो गए, एक पूर्णिया के नवाब के साथ, तो दूसरा आपका पटना के नवाब के साथ, यानी तीनों का विवाह हो गया था। हम देखेंगे कि जो आपका मेहरुनिसा है यानी घसीटी बेगम, उनका भी कोई संतान नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप ये इनका जो दरबार है कृष्ण बल्लभ और राजदेव बल्लभ के द्वारा क्या किया जाता है, ये चलाया जाता है। आगे हम देखेंगे जैसे यहाँ पर मैमूनिसा जो है, मैमूनिसा से एक संतान हुए थे जिसका नाम था आपका शौकत जंग, यानी इन्हीं के पुत्र थे शौकत जंग। और शौकत जंग के बाद आमना बीबी के पुत्र का नाम था सिराजुद्दौला। आपको याद रखना है मेहरुनिसा के कोई पुत्र नहीं है, जिनको हम घसीटी बेगम के नाम से जानते हैं। इनका विवाह ढाका के नवाब के साथ हुआ था और मेहरुनिसा का विवाह पूर्णिया यानी शौकत जंग बोल सकते हैं और आमना बेगम जो सबसे छोटी पुत्री थी, इनका विवाह पटना हुआ था। पटना से आपका जो अलीवर्दी खां के जो एक तरह से बोलते हैं नाती हैं, वो है आपका सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां से और सिराजुद्दौला से काफी क्या था, लगाव था दोनों के बीच। ये काफी दूरदर्शी व्यक्ति था अलीवर्दी खां और शासक बनने का जो गुण है वो सभी के सभी किसी से दिख रहा था, वो आपको दिख रहा था सिराजुद्दौला में। ठीक है, क्योंकि इनका जो संबंध है अंग्रेजों से भी अच्छा था, वहां की जनता से भी अच्छी थी। अलीवर्दी खां बार बार ये बात बोलता था कि अंग्रेज एक समझिए कि मधुमक्खी के छत्ते हैं, आप उनके साथ अच्छे से रहिएगा तो आपको मत देंगे और उसमें उंगली डालिएगा, उंगली कीजिएगा तो काट खाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये मतलब अपने जो वंशज है या अपने जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो राजे महाराजे होते थे उन सबको लिए एक सबक होता था, ये भी काट देंगे। ठीक है, अलीवर्दी खां दिख रहा है सिराजुद्दौला के अंतर्गत शासक बनने के सभी गुण है, तो अपने शासन काल के दौरान ही 1756 ईस्वी में ही ये क्या करता है कि अगला जो वारिस है यानी बंगाल का जो अगला नवाब है वो नियुक्त कर देता है आपको सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला को जब शासक नियुक्त करता है तो फिर ये क्या होगा, जो यानी मेहरुनिसा के जो दरबारी थे कृष्ण बल्लभ और राज बल्लभ, ये दोनों क्या करेंगे, आपके
मेहरुन्निसा को या बोल सकते हैं घसीटी बेगम को भड़काने का काम करेंगे। और इसके साथ ही आपका शौकत जंग जो है इनको भी लगेगा कि भाई हमारी भी हिस्सा हुई, जब नाना की 3 पुत्रियां हैं तो तीनों पुत्रियों को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, और इस मुद्दे को लेकर ये दोनों मिलते हैं, आपका घसीटी बेगम और पूर्णिया यानी मेमुन्निसा के जो पुत्र थे शौकत जंग, दोनों मिलकर यानी सिराजुद्दौला के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर देते हैं। ये दोनों के बीच में क्या कर देंगे, युद्ध की घोषणा करेंगे। अब ये युद्ध की घोषणा करते हैं तो यह युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं मनिहारी का युद्ध। क्या कहा जाता है इसको, मनिहारी का युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पॉइंट आप लोग पढ़े होंगे, याद भी होगा। मनिहारी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1756 ईस्वी में। ये युद्ध कब होगा, 1756 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में। और इस युद्ध में हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ शौकत जंग है, घसीटी बेगम है, और दूसरी तरफ आपका सिराजुद्दौला अकेले युद्ध में ये लड़ रहा है। ठीक है, यानी आपका शौकत जंग घसीटी बेगम एक तरफ से युद्ध में है, दूसरी तरफ आपका सिराजुद्दौला है। इस युद्ध में क्या होता है कि हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला जो है शौकत जंग की हत्या कर देता है, और जो अपनी मौसी है यानी खाला जिसको बोला जाता है, उनको क्या करता है यानी कैद खाने में डाल देता है। बाकी ढाका में जो भी आपका संसाधन थे, जो ढाका के महल में जो भी सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, सबको लूट लेता है। ठीक है, इनको कैद खाने में डाल देता है, कुछ दिनों के बाद छोड़ भी देगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए परिस्थिति क्या आती है, ये तो हम देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कोई दिक्कत नहीं हो है, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको भाई, क्योंकि हम थोड़ा सा चल रहे हैं बंगाल के उदय से, और बंगाल के किस प्रकार उदय होता है, फिर बंगाल में ही ये द्वैत शासन स्टार्ट हो रही है। तो अगर ये सब चीजों को नहीं जाने होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए मैं ये सुविधा दे रहा हूं, उनके लिए ये काफी अच्छा होगा कि इन सभी चीजों को जान जाएं और देखें भाई किस प्रकार बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया और कैसे वहां पर सबसे पहले द्वैत शासन प्रारंभ किया। अब हम चलेंगे सिराजुद्दौला के से, अब हम चलेंगे सिराजुद्दौला से आगे। तो सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठता है तो इनके सामने बहुत सारी विकट परिस्थितियां सामने आती हैं। बंगाल पर अब गद्दी पर, बंगाल की गद्दी पर अब शासक के रूप में कौन है, तो यहां पर देखेंगे सिराजुद्दौला है। कौन है, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो इसके सामने अनेक परिस्थितियां आई, ऐसी परिस्थितियां आई जिनको ये झेल नहीं सके। आप देखिएगा 1756 ईस्वी में ही आपका सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस आपस में यूरोप में झगड़ेंगे। उस समय क्या होता है कि भारत में भी यानी आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, अब यहां पर भी युद्ध करना आपस में प्रारंभ कर दिए। बंगाल में आ गए और बंगाल में आकर अपना अपना दुर्ग बनाना शुरू कर दिया, अपना अपना फोर्ट बनाना शुरू कर दिए। और इसका विरोध जो है सिराजुद्दौला ने किया कि भाई मैं बंगाल का शासक हूं और आप मेरे बिना इजाजत से आप यहां पर दुर्ग कैसे बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने मना किया, सिराजुद्दौला ने मना किया कि भाई आप मेरे बगैर इजाजत से यहां पर दुर्ग नहीं लगा सकते हैं, आप अपने कामों को रोकिए। फ्रांसीसी जो है इनके बातों को मान लिए, लेकिन अंग्रेज जो है इनके बात को मानने से इनकार कर दिया। इसके पहले 2-3 गलती ये कर चुके थे अंग्रेज। जैसे हमने अभी बताया कि जो घसीटी बेगम के 2 दरबारी थे, कृष्णबल्लभ, राजबल्लभ, इनको ये छुपा लिए थे, अपने शरण में रख लिए थे। सिराजुद्दौला उनको बोला था आप छोड़िए, वो हमारा दुश्मन है, हमारे मौसी को भड़काकर हमारे ही विरुद्ध खड़ा कर दिया, हमको लड़वा दिया, मनिहारी का युद्ध हुआ, तो आप उनको छोड़िए, हम उनको सजा देंगे, वो हमारे एक तरह से बोल सकते हैं कि दुश्मन है, दोषी हैं, तो आप उनको शरण नहीं दे सकते हैं। लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं थे, वो बोलते हम नहीं छोड़ेंगे भाई, सीधी सी बात है, जो हमारे दरबार में आया है हम उनकी रक्षा करेंगे, अंग्रेजों का मानना था। तो पहली गलती ये की है। दूसरी गलती कि जब ये दुर्ग लगा रहे थे तो फ्रांसीसी को भी मना किया गया, अंग्रेजों को भी मना किया गया, लेकिन फ्रांसीसी जो है इनकी बातों को मान गए, लेकिन अंग्रेज यहां पर मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां दूसरी गलती कर दी है। तीसरी गलती क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे 1717 ईस्वी में जब क्या हुआ था, फारूक सियर जब शासक था, उन्होंने मैग्ना कार्टा जारी किया था, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों क्षेत्र में मात्र 3000 रुपये में क्या फ्री पास दिया गया था, दस्तक दिया गया था कि आप व्यापार कर सकते हैं, निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। और उसी का उपयोग आज भी कर रहे थे ये लोग।
इन्होंने कहा, सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई आप जो फारूक सियर ने जो आपको दस्तक दिया, आप उसका इस्तेमाल हमारे क्षेत्र में मत कीजिए। अगर यहाँ पे व्यापार करना होगा तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो बोलता नहीं भाई, आपसे पहले वाले शासक ने हमें क्या किया, ये ऑर्डर दिया है, तो हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। ये तीसरी गलती हुई। इन तीनों मुद्दों को लेकर यानी सिराजुद्दौला को लगा कि भाई अब कितना बर्दाश्त किया जा सकता है, बर्दाश्त की भी हद होती है। अगर आप ही को कोई बार 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 टॉर्चर करे तो भाई कितना बर्दाश्त कीजिएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप उन सभी सीमाओं को लांघ दीजिएगा और उसके विरुद्ध में उतर जाइएगा। सिराजुद्दौला ने सेम यही काम किया। सिराजुद्दौला लगा कि भाई ये मेरे बात को मानने वाले नहीं है, तब वो क्या करता है, कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है। पहले तो ये आपका कासिम बाजार को छीन लेता है, कासिम बाजार पर आक्रमण करता है, कासिम बाजार को अधिकार में लेता है आपका 4 जून 1756 ईस्वी को। 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार पर आक्रमण करेगा और कासिम बाजार को अंग्रेजों से छीन लेगा। उसके बाद 15 जून 1756 ईस्वी को यह आक्रमण करता है आपका कोलकाता पर, और कोलकाता पर भी आक्रमण करके क्या कर लेता है, अंग्रेजों को पराजित करके, यानी कोलकाता पर आपका सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है। फिर आपका 20 जून 1756 ईस्वी को यह अधिकार करता है विलियम फोर्ट पर। ठीक है, विलियम फोर्ट पर भी सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है। फिर ये क्या करेगा, कोलकाता का नाम बदलकर इसका नाम रख देगा अलीनगर, क्योंकि अलीवर्दी खां इनके नाना थे और उन्हीं के नाम पर कोलकाता का नाम बदलकर रख दिया अलीनगर। ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। सिराजुद्दौला ने जब मना किया, भाई नहीं माने, बहुत सारी गलतियां इन्होंने दर्शाया, दिखाया कि आप इतने सारी गलतियां कर रहे हैं, मत कीजिए, नहीं माने, तो फिर ये आक्रमण करना शुरू किया। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कहानी को समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब कहानी है। हिस्ट्री जो है समझिए कि बहुत ही आसान है, केवल आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बस सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला क्या करता है, आक्रमण करता है। पहले 4 जून 1756 ईस्वी को, 4 जून 1756 ईस्वी को ये कासिम बाजार को जीतेगा सबसे पहले। किसको, कासिम बाजार। ठीक है, फिर ये 15 जून 1756 ईस्वी को ये आपका जीतता है किसको, कोलकाता। और 20 जून 1756 ईस्वी को ये किस पर अधिकार कर लेता है, विलियम फोर्ट पर। ठीक है, जो इनका किला था, जो सुल्तानाती कोलकाता और गोविंदपुर को मिलाकर जिसकी स्थापना किए थे, यहां पर विलियम फोर्ट यानी कोलकाता की स्थापना की, उसके बाद यहां पर विलियम फोर्ट बनाए थे, उन पर भी यह अधिकार कर लेता है। इन सभी चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है। अब क्या होगा, अंग्रेज जो है क्या करेंगे भाई, शांत तो नहीं बैठेंगे। यहां पर यह देखना है कि अंग्रेज पराजित हो रहे हैं तो अंग्रेज अकेले नहीं लड़ रहे हैं, अंग्रेजों की जो सेना है 3 सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही है। यहां पर थोड़े से देखिएगा, यहां सिराजुद्दौला लड़ रहा है, इन सभी चीजों को जीत लिया, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा है, अंग्रेजों की तरफ से यहां पर आप देखिएगा, एक तो ड्रेक है, दूसरा मिंचन है और तीसरा हॉलवेल है। हॉलवेल यानी 3 सेनापति क्या कर रहे हैं, यहां पर सिराजुद्दौला से लड़ रहे हैं। फिर भी ये आपका कासिम बाजार खो गए, कोलकाता खो गए, विलियम फोर्ट खो गए, तीनों क्षेत्र को क्या हार गए, छोड़ दिए। युद्ध में इतना ये भयभीत हो गए ड्रेक और मिंचन कि ये ड्रेक मिंचन क्या करेंगे, आप देखिएगा कि ये बेचारे अपनी जान बचाने के लिए अपने सेनाओं को लेकर भाग जाते हैं। कहां पर, फुल्टा द्वीप पर। ये फुल्टा द्वीप पर जाकर अपनी शरण लिए, जान बचाए। बीच में पकड़ा गया एक हॉलवेल। हॉलवेल पकड़ा गया तो इनके साथ क्या किया जाता है, थोड़ा सा इसको याद रखना है कि हॉलवेल और इसके साथ 146 यानी इसको लेकर देखा जाए
तो हलवेल हो गया और 146 और सेना हो गया। मतलब हलवेल को लेकर 146 जो सेना है, इन सबको क्या करता है सिराजुद्दौला पकड़ता है और पकड़कर कैद कर लेता है। और कैद करता है तो कहां डालता है, एक 10 बाई 14 गुने 10 गुने 14 गुने 18, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 10 18 लंबाई 14 चौड़ाई 10 का एक रूम था। इसे ब्लैक होल एक तरह से बोल सकते हैं, काल कोठरी, काल कोठरी में डाल देता है। क्या करेगा, काल कोठरी में डाल देगा। और अगले दिन जब दिखाया जाता है, ये 20 जून 1756 ईस्वी को ये घटना घटी थी, याद रखना है। काल कोठरी घटना 20 जून 1756 ईस्वी को। अगले दिन जब काल कोठरी में से ये 146 कैदियों को जब निकाला जाता है, तो इसमें से 146 में से कितने लोग मारे गए थे, 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 123 लोगों क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आप देखिएगा कि यहां पर जून का महीना है, जून का 20 जून, काफी धूप होता है उस समय। जून का माह है, एक छोटे से काल कोठरी में जहां पर ना तो सांस लेने की कोई जगह है, नहीं कोई खिड़की है, नहीं कोई स्पेस है जहां से हवा आवागमन हो सके। वैसे रूम में इनको बंद कर दिया गया, जिसमें से 123 लोग मारे गए, मात्र 23 लोग ही क्या बचे थे, जीवित बचे थे। ठीक है, फिर क्या होता है, जब 123 लोग मारे गए और जीवित बचे कितने, मात्र इसमें से हम लोग देखेंगे कि 23 लोग ही क्या बचे थे, जीवित बचे थे। उसमें एक हॉलवेल भी था। इस घटना को उजागर किसने किया, इस घटना को दुनिया के सामने कौन लाया, तो हॉलवेल ही लेकर आया। क्योंकि इन 23 लोगों में इसका सौभाग्य अच्छा था कि ये भी इसमें क्या हो गया था, जीवित बच गया था। और इस घटना को पूरे दुनिया के सामने उजागर किया कि भाई सबसे कोई कठोर शासक है, सबसे कोई निर्दयी शासक है तो आपका सिराजुद्दौला, और इसके साथ किसी प्रकार की नम्रता नहीं बरतनी चाहिए। अब इस घटना की सूचना जैसे ही मद्रास पहुंचती है कि कोलकाता में इस प्रकार की घटना घटी है, तो उधर से आपका रॉबर्ट क्लाइव और जो जलीय सेना के अध्यक्ष थे एडमिरल वाटसन, यानी याद रखना है स्थलीय सेना के अध्यक्ष, स्थलीय सेना के अध्यक्ष 2 व्यक्ति होंगे, मद्रास से चलेंगे। क्योंकि हम लोग देखे थे कि 1639 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी, तो मद्रास में यहां पर इनकी सेनाएं थी। तो एक थे आपका स्थलीय सेना के अध्यक्ष रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा जलीय सेना के अध्यक्ष आपके निकलेंगे एडमिरल वाटसन। ठीक है, ये दोनों निकलते हैं बड़ी सेनाओं को लेकर, ये आते हैं। और जैसे ही ये पता चलता है सिराजुद्दौला को कि भाई मद्रास से जो है अंग्रेजी सेना बड़ी संख्या में निकल गई है, जलीय क्षेत्र से भी स्थलीय क्षेत्र से भी, कोई भी व्यक्ति थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा, स्तब्ध रह जाएगा। सिराजुद्दौला सोच में पड़ जाता है कि भाई अभी मैंने इतने सारे युद्ध किए हैं और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम क्या कर सकते हैं, इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारी सेना भी वो काफी कमजोर हो गई है युद्ध में लड़ते लड़ते। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि भाई वो क्या करे, संधि कर ले। अगर जान बचानी है तो संधि कर ले, वरना युद्ध करेंगे तो युद्ध में क्या हो जाएगी, मृत्यु होनी निश्चित है। अब वो क्या करेंगे, सिराजुद्दौला पहले ही ये मुंड बना लिया कि भाई युद्ध नहीं करना है, क्योंकि युद्ध में अगर हम हिस्सा लेते हैं तो हमारी हार तय है। क्योंकि बड़ी संख्या में स्थलीय और जलीय सेना दोनों ही हमारे की तरफ कूच कर चुकी है, और हमारी सेना जो है बुरी तरह से थकी हुई है, सेनाओं की संख्या भी कम है, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसी बीच आप देखिएगा कि जब सेना एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव दोनों पहुंचते हैं
अलीनगर यानी कोलकाता, यानी जिस कोलकाता का नाम बदल कर ये अलीनगर रखे थे, अलीनगर पहुंचते हैं तो वहां पर दोनों के बीच में एक संधि होती है। पहले ही ये स्वीकार कर ली कि भाई मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं, मैं संधि करने के लिए तैयार हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब यहां पर क्या होता है आप देखिए, 9 फरवरी 1956 ईस्वी को, 9 फरवरी 1956 ईस्वी को अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी, ब्लैक होली घटना कब घटी थी, 20 जून 1756 ईस्वी को। अलीनगर की संधि कब हो रही है, 9 फरवरी 1700, सॉरी ये 57 होगा, 1757 ईस्वी को। तो जब अलीनगर की संधि होगी तो इस संधि में सिराजुद्दौला उन सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, उन सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे जो यानी रॉबर्ट क्लाइवर से आपका एडमिरल वाटसन के द्वारा बोला जाएगा। सबसे पहले तो 3 लाख रुपए इनसे क्षति पूर्ति के रूप में लिया गया कि भाई आप क्षति, हमारी काफी सेना की भी क्षति हुई है, काफी युद्ध में पैसा भी खर्च हुआ है, तो आप 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दीजिए। इसके साथ ही हम जो पुराना दस्तक है उसी का इस्तेमाल करेंगे, आप उसको रोकिएगा नहीं। ये भी मानने के लिए तैयार हुए। बोले कि कहीं भी मैं दुर्ग लगाऊंगा, आप दुर्ग लगाने से नहीं रोक सकते हैं। 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि अलीनगर संधि में साफ से बोला गया कि 3 लाख रुपया इनसे हर जाने के रूप में लिया गया। 3 लाख रुपया जो है, 3 लाख रुपया हर जाने के रूप में लिया गया, हर जाना, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि भाई दुर्ग लगाने की आजादी रहेगी, दुर्ग लगाने की स्वतंत्रता ये भी मिल ही गया। और साथ में ये भी बोल दिया गया कि मैं पुराने दस्तक का ही इस्तेमाल करेंगे, ये फारूक सियर द्वारा दस्तक का प्रयोग करेंगे जो पहले यानी फारूक सियर द्वारा क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये सभी बातों को जो अंग्रेज पहले से भी चाहते थे उस सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लाइव इससे संतुष्ट नहीं हुआ था, क्लाइव इससे संतुष्ट नहीं हुआ था। उसे चाहिए था कि हर हाल में हमें क्या करना है, सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नहीं रहने देना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और यहीं से वो षड्यंत्रकारी माहौल रचना शुरू करता है और देखता है कि भाई सिराजुद्दौला के दरबार में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध में हैं, चाहे उनसे असंतुष्ट हैं। उसमें पता चलता है कि भाई मीर जाफर जो उसका प्रमुख सेनापति है वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी असंतुष्ट है, वो भी बंगाल का नवाब बनना चाहता है। साथ में वहां के कुछ बड़े उद्योगपति थे, अमित चंद हो गए, मणिक चंद हो गए, प्रमुख प्रसिद्ध नेता उद्योगपति, राय दुर्लभ उन्हीं के उप सेनापति, ये सभी लोग उनके खिलाफ थे। अब ये प्रयास किया जाता है कि कैसे भी क्या किया जाए, यानी हमें मीर जाफर से मीटिंग कराया जाए। और ये मीटिंग कराता है आपका अमित चंद, जिसके लिए 50 बंगाल का 50% खजाना मांगा था, 30 लाख रुपया भी मांगा था कि हम सब लोग अंग्रेज स्वीकार कर लिए, भाई ठीक है हम आपको 50% हिस्सा भी देंगे बंगाल के खजाने का और आपको 30 लाख रुपया भी देंगे। लेकिन बाद में जब मीटिंग कराया जाता है, मीर जाफर से आ जाता है मांगने, तो इसको गोली से मार दिया जाता है, कहानी खत्म। पैसा देगा आपको एक मीटिंग कराने के लिए इतना पैसा? मीर जाफर से जब बात होती है तो मीर जाफर से बोला जाता है कि आप गद्दी, हम आपको नवाब बनाएंगे। क्लाइव और मीर जाफर के बीच में मीटिंग होगी, उसमें पहला ही पॉइंट ये बोला जाएगा, पहला ही पॉइंट अंग्रेजों की तरफ से रखा गया था कि आप बंगाल के नवाब होंगे, बाकी सब कुछ। तो ये बात सुनने के बाद मीर जाफर के दिमाग से भूल गया, उतर गया कि और हमें क्या चाहिए, बंगाल के जब हम हो ही रहे हैं। मीर जाफर जो है मतलब 10 लाख रुपया भी दिया गया था, 5 लाख रुपया आपको राय दुर्लभ को दिया गया था, किसी की सेनाओं को भी 2-2 लाख रुपया दिया गया था। तो काफी पैसा बटा गया, काफी इनको घूस खिलाया गया कि भाई आप सिराजुद्दौला के पक्ष छोड़कर आप रहिए उन्हीं के साथ, लेकिन हमारा युद्ध में अगर हो तो युद्ध में हमारी साथ दीजिएगा आप। और इन्हीं की गद्दारी के परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाएगा और दूसरा कोई नहीं मारा था, वहीं मीर जाफर का जो पुत्र है मीरन, मीर जाफर ने इशारा किया अपने पुत्र को मीरन को, और मीरन मोहम्मद बेग, मीरन के दोस्त थे मोहम्मद बेग और मीरन दोनों मिलकर क्या कर दिए, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी प्लासी के युद्ध में। याद रखना है
कि ये खोजा, इससे संतुष्ट नहीं हुआ और क्या करता है, मीर जाफर के साथ जो सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति था उनके साथ क्या करेगा, संधि करेगा। संधि के परिणाम स्वरूप फिर पलासी के युद्ध में बुलाएगा कि भाई तुम किसी तरह पलासी बुलाओ, लगभग राजधानी से 30-35 किलोमीटर दूर। पटवा पे युद्ध के बहाने ये चले जाते हैं कि भाई पटवा पर यानी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, आप चलिए वहां पर बचाने के लिए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पलासी में पहुंचते हैं। पलासी, और पलासी में क्या होता है, ये युद्ध हुआ था आपका कब, 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी में युद्ध होगा। और इस युद्ध में हम देखेंगे, अभी हम आपको बताएं कि मीर जाफर के पुत्र मीरन और उसके दोस्त मोहम्मद बेग, कौन, मीर जाफर और इनके पुत्र मीरन और मीरन के दोस्त मोहम्मद बेग, ये तीनों ने मिलकर क्या कर दिया, मतलब मीर जाफर ने इशारा किया मीरन को, मीरन ने इशारा किया मोहम्मद बेग को, और इस तरह से मोहम्मद बेग ने क्या कर दी, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। याद रखना है कि सब लोग तो सिराजुद्दौला की तरफ से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन दो व्यक्ति थे जो सिराजुद्दौला के लिए युद्ध में बलिदान, अपने आप को कुर्बान कर दिए। क्योंकि सब लोग केवल पैसे के लोभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो नमक खाकर नमक हरामी नहीं करना जानते हैं, वो उनसे नहीं होती है। आप ईमानदार हैं तो सच में ईमानदारी आपके अंदर रहनी चाहिए। आप किसी के साथ हैं तो सच में आपके अंदर वो सच्चाई होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए कि हाँ भाई आपके हम साथ हैं। नाम के लिए साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। जैसे नाम के लिए साथ थे, काम कर रहे थे किसी और के लिए, इसी के परिणाम स्वरूप और जो है आपका सिराजुद्दौला विश्वास कर रहे थे ना इन पर, और यही विश्वासघात करके उनकी हत्या कर दी गई। तो मीर मद्दान और मोहनलाल दो व्यक्ति ऐसे थे सिराजुद्दौला के जो सेनापतियों में, मीर मद्दान, याद रखना है, मीर मद्दान और एक थे आपके मोहनलाल। ये दो व्यक्ति जो है इन्हीं की आजादी के लिए, इन्हीं की लड़ाई के लिए ये कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, जो वास्तव में सिराजुद्दौला के लिए युद्ध में लड़े थे, पलासी युद्ध में। बाकी ये सब लोग तो गद्दार था, राय दुर्लभ हो गया, चाहे मीर जाफर हो गया, अमीर चंद हो गया, जगत सेठ हो गया, सब लोग इनके साथ थे, अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। इसलिए बोला जाता है घर फूटे गंवार लूटे। जब आपका घर ही फूट जाएगा तो कोई भी आपको लूट कर चला जाएगा। बात समझ गए? अब देखिए यहां पर क्या होता है। अब ये युद्ध में जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात वादे के मुताबिक मीर जाफर ही गद्दी पर बैठेगा, और गद्दी पर बैठने के पश्चात, क्योंकि एक तरह से मीर जाफर को क्लाइव का गधा बोला जाता है, ये संज्ञा है, क्लाइव का गधा बोलिए, क्लाइव का सियार बोलिए, जो भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, तो इसको याद रखना है। क्योंकि क्लाइव का गधा इसलिए बोला जाता है कि जो भी बात होता था ये बिना क्लाइव से पूछे नहीं करता था। साथ में क्लाइव ने इनको तोड़ लिया था कि ये कितने वजन के हैं, और जब भी कहीं दूर लगाना हो, कोई युद्ध हो, कोई भी काम हो, वो खर्च जो है हमेशा इन्हीं से लेते थे, मीर जाफर से। हमेशा मीर जाफर का शोषण, मतलब ऐसी मीर जाफर इनके लिए एक ऐसा दूध देने वाली गाय के समान हो गए थे। जब तक गाय ने दूध दिया तब तक इनका ये मतलब शासक के पद पर बने रहे। जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, फिर भाई उसको उठाओ, दूसरे को बैठाओ। क्योंकि आप कितना दिनों तक भाई जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, कितने दिनों तक? खजाना जो है टैक्स वसूल कर आ रहा है, खजाना भर रहा है, अंग्रेज उस खजाने को लूट ले रहा है, फिर आप अंग्रेजों पर आप फिर जनता पर भार डाल दे रहे हैं कि भाई ये टैक्स बढ़ाकर इतना कर दीजिए, फिर इतना बढ़ा कर दीजिए। जनता कब तक आपको टैक्स देगी? फिर आवाज उठने लगा, विरोध होने लगा मीर जाफर का। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हम क्या, हम तो भाई बीच में है नहीं, जो बदनामी होगी, जो विरोध झेलना पड़ेगा मीर जाफर को झेलना पड़ेगा, पैसा तो हम इनसे लड़ा है, ये जनता से लड़ा है ना। तो विरोध झेलना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अब देखा गया कि भाई ये इनके पूरे देश में विरोध हो रहा है, जनता विरोध करना शुरू कर दी, तो भाई इनको गद्दी से हटाइए और दूसरे को बिठा दिए। तो फिर ये क्या करते हैं, 1763 ईस्वी में आप देखिएगा, 1760 ईस्वी में, सॉरी
57 से 60 ईस्वी तक ये रहेंगे और 1760 ईस्वी में फिर मीर कासिम को है गद्दी पे, इन्हीं के दामाद जो थे मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। मीर कासिम ने बहुत अच्छा काम किया था। मीर कासिम एक दूरदर्शी व्यक्ति था। वो बोला कि आपको जो भी लेना है एक साथ आप ले सकते हैं। सिलहट में आप कारखाना जो था दिए चूना फैक्ट्री, वहां से चूना में से बोला गया था कि भाई आप क्या कर दीजिएगा, मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान, ये तीनों की दीवानी दे दिया अंग्रेजों को। मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान। आप सुन लीजिए, जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वहां से हम लिखना शुरू करेंगे क्योंकि सब पढ़ा चुके हैं। मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान, इन तीनों क्षेत्रों के दीवानी सौंप दिया गया। सिलहट के कारखाना का जो 50% लाभ था वो भी बोला कि हम आपको दे देंगे, ठीक है। जो भी बोला, कुछ इनाम भी दिया, पैसा भी दिया इनको। बोला कि मैं जो भी दूंगा एक बार आपको दूंगा, बार बार देने की बात नहीं है, एक बार दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, 25 लाख रुपया कंपनी को भी दिया था, 5-5 लाख रुपया सेनाओं को भी दिया था। फिर मीर जाफर को बोला कि मैं आपको इनको सेना मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि 15,000 रुपया जो है पेंशन के रूप में भी मीर जाफर को दिया जाएगा, ठीक है। सब कुछ चल रहा था। मीर कासिम ने देखा कि भाई यहाँ के लोग तो काफी गद्दार हैं, षड्यंत्रकारी माहौल है बंगाल में, तो इससे अच्छा कि हम अपनी राजधानी यहां से स्थानांतरित कर दे। और उसने अपनी राजधानी को उठाकर कहां लेकर चला गया, मुंगेर, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके वो मुंगेर लेकर चले गए। और मुंगेर जाने के पश्चात उनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किया गया उसको आपको याद रखना है। मीर कासिम जब गद्दी पे बैठा, मीर कासिम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काम करेगा, दूरदर्शिता था, एक सफल शासक इनको माना जा सकता है। ये सबसे पहले अपनी राजधानी ये कहां स्थानांतरित किए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चले गए। उसके बाद अपनी राजधानी को, जो राजधानी थी, अपनी राजधानी को ये क्या करेंगे, दुर्गीकृत किया गया, इनके द्वारा दुर्गीकृत किया गया। राजधानी को दुर्गीकृत करेगा। फिर सेनाओं का पुनर्गठन करेगा, पुराने सेना नहीं रहेंगे, सेनाओं का ये क्या करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, ठीक है। और बोल सकते हैं कि तकी खां और गुर्गी खां के नेतृत्व में, तकी खां एवं गुर्गी खां, तुर्की के थे ये दोनों, तकी खां एवं गुर्गी खां के नेतृत्व में सेनाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, सेना को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर अब देखिएगा, मुंगेर में इन्होंने बंदूक एवं तोपखाने की कारखाने स्थापित की, कारखाने भी स्थापित किए। बहुत सारा काम, अबाब कर लगाया था इनके द्वारा, अबाब कर लगाया गया, अबाब कर, खिजरी जमा कर लगाया गया, खिजरी जमा कर। ये अधिकारियों पर लगाया गया था कि बेकार में आप जो गुटखा पान मसाला वगैरह खाते हैं वो पैसा पे कर दिए, सरकार को दीजिए ताकि हम काम करेंगे। अबाब कर जनता पर लगाया गया था, जो कुल कर का 1/32वां भाग, 3/32वां भाग था। अब इतना काम जब दिखाया गया कि भाई ये क्या कर रहा है, यहां पर आप देखिए कि बंदूक का कारखाना लगा रहा है, तोप का कारखाना लगा रहा है, अपने सेनाओं को क्या कर दिया, पुनर्गठन कर रहा है, तकी खां गुर्गी खां के नेतृत्व में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये दुर्गीकृत कर दिया है। तो भाई हो सकता है कि युद्ध की तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि आगे चलकर ये हमसे मजबूत हो जाए। अंग्रेजों को नजर में ये गिरने लगा। अंग्रेजों ने सोचा कि भाई इसका विरोध अति आवश्यक है, इसके पंख को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अगर इसके पंख को नहीं काटते हैं तो फिर दिक्कत हमको होगी बाद में। अंग्रेजों ने सेम ऐसे ही काम किया, इसी प्रकार काम करेंगे। और वो क्या करेंगे, अब कोई बहाना चाहिए कि भाई अब पटना से क्या करते हैं, पटना के जो सूबेदार थे उनको बोलेंगे भाई तुम क्या करो, मीर कासिम के विरुद्ध में तुम आंदोलन करो, विद्रोह करो। मीर कासिम के विरुद्ध में पटना से आप देखिएगा राम नारायण जो है वहां के सूबेदार, वो क्या करते हैं, मीर कासिम का विरोध करते हैं, इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं। गुस्सा में आकर मीर कासिम क्या करता है कि उनकी हत्या कर देता है, पटना के सूबेदार की। जब हत्या करेगा तो एलिस वहीं पर बैठा था, अंग्रेजों की सेना का अध्यक्ष। एलिस के तो ब्रिटिश सेनाएं थी वहां पर, और वो क्या कर ली, पटना पर अधिकार कर ली। जब पटना पर अधिकार कर ली तो 148 व्यक्ति थे एलिस के साथ। कितने, 148।
148 और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? एलिस। एलिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था, ब्रिटिश सेनाएं थी। एलिस को भी पकड़ लिया, 148 सेनाओं को भी पकड़ लिया और इनको कैद खाने में डाल दिया मीर कासिम। सबको, एलिस के साथ 148 सेनाओं को क्या कर दिया? ये कैद खाने में डाल दिया। तब हम देखेंगे कि एडम्स के नेतृत्व में फिर आपका बंगाल से सेनाएं आएगी। एडम्स के नेतृत्व में, एडम्स के नेतृत्व में कहां से सेना आ रही है? तो ये बंगाल से सेना चली, सॉरी आपका, हाँ ठीक है, बंगाल से ही सेनाएं चली। एडम्स के नेतृत्व में बंगाल से सेनाएं चली, पटना के लिए रवाना हुई। इस बीच क्या हुआ कि जब 63 में बंगाल के युद्ध में, ये युद्ध के चक्कर में पड़े हुए हैं, तब तक 63 में ही पुनः मीर कासिम को पद से हटाकर, यानी 1700 आप लिखिएगा 63 ईस्वी में ही पुनः मीर जाफर गद्दी बैठा दिया गया। उधर मीर जाफर पुनः गद्दी पर क्या हो गया? बैठ गया बंगाल, क्योंकि ये युद्ध में फंसे हुए थे। इधर पटना के जो सूबेदार थे उनकी हत्या की थी। उसके बाद पुनः ये अंग्रेज के 148 सेनाओं को कैद कर ली, तो भाई तो आप गद्दी पर रहने नहीं देंगे इनको। तब तक एडम्स के नेतृत्व में सेनाएं आती है पुनः इनसे लड़ने के लिए, और एडम्स और मीर कासिम के साथ लगभग 4 युद्ध होता है। पहला युद्ध होता है कटवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? करवा का युद्ध। कटवा तो ऊपर था, करवा का युद्ध, करवा का युद्ध। ये सभी युद्ध जो होंगे 1763 ईस्वी में होंगे, आपको याद रखना है। करवा का युद्ध, फिर होगा उदयनाला का युद्ध, उदयनाला का युद्ध, सूती का युद्ध होता है, सूती का युद्ध, ठीक है। कटवा का युद्ध होता है, करवा का युद्ध, उदयनाला का युद्ध, सूती का युद्ध, गिरिया का युद्ध, एक और इसमें गिरिया का युद्ध होगा, गिरिया का युद्ध। इतने सारे युद्ध होंगे, सभी के सभी 63 में आपको याद रखना है। समय सब उसी साल हुआ था। तो इन सभी युद्ध में होता क्या है कि बेचारे मीर कासिम पराजित हो जाता है। मीर कासिम जब पराजित होता है तो आक्रोश में आकर, गुस्सा में आकर, झिल्लाहट के कारण क्या करता है, आता है पटना पहुंचने के पश्चात 148 जो सराय है इन सबको पकड़कर और सबको तलवार से काट देता है। और मारने के बाद पुनः ये भाग जाता है शाह आलम द्वितीय के पास। किसके पास जाएगा? शाह आलम द्वितीय, जो मुगल शासक थे, जो क्या थे? एक मुगल शासक। तो शाह आलम द्वितीय के पास जाता है दिल्ली, मुगल शासक। यहीं पर आपका आते हैं, कौन आ गया? मीर कासिम भी आ गया, और प्लस में इसके साथ है आपके शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाऊ दौला, अवध के नवाब सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला। अब ये तीनों, ये मीर कासिम तो हम देखिए कि बंगाल के नवाब थे, और सुजाऊ दौला अवध के नवाब। तीनों जो है आपकी एक तरह से भारतीय शासक है, तीनों भारतीय शासक है। तो इनके अंदर जरूर भारतीयता आएगी, अपनापन आएगा कि भाई हमें क्या होना चाहिए कि एक साथ होकर और अंग्रेजों के साथ लड़ना चाहिए, और ना आज आपकी बारी है और कल हमारी बारी हो सकती है। इसलिए लोगों ने सोचा चलिए ठीक है हम युद्ध करते हैं, और तीनों की सम्मिलित सेना लगभग 1.5 लाख के आसपास सेनाएं आती है बक्सर नामक जगह पर, यहीं पर, यानी हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाएं आती है। परंतु होता क्या है, हेक्टर मुंडो इधर से युद्ध कर रहा है और इधर से आपके 3 लोगों की सेना है। हेक्टर मुंडो। फिर भी क्या होगा कि शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाऊ दौला, तीनों की जो सेनाएं हैं बुरी तरह से क्या होती है, एक तरह से पराजित हो जाती है। और इस समय क्या हुआ था कि कुछ ब्रिटिश सेना में जो भारतीय लोग थे ये आ गए थे इनके खिलाफ, इनके तरफ आ गए थे, भारतीय राजाओं की तरफ, कि भाई हम जो है भारतीय होकर अब भारतीय राजा के खिलाफ या भारतीय भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। बाद में जब युद्ध में ये पराजित होते हैं भारतीय राजा, तो उन सभी सेनाओं को हेक्टर मुंडो क्या करता है, तोप के सामने रखकर, यानी सबको तोप के सामने रखकर क्या करता है, उड़ा देता है, पूरा चिथरी चिथरी कर देता है सबको, कि फिर भारतीय सेना अपने ही भाइयों पर गोली चलाने से हिचके नहीं, क्योंकि अगर ऐसी करती है तो फिर उनके साथ भी ऐसे ही बर्ताव किया जाएगा। जब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, तो यहीं से भारतीय सेनाओं में जब सैनिक कांड पढ़ेंगे तो यहीं से उनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस समय इसके बारे में देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे हम लोग देख रहे हैं,
अब ये बक्सर युद्ध हो गया, बक्सर युद्ध के बाद तीनों सेना हार गए। अब मीर कासिम जो है ये भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, चला जाता है दिल्ली, और दिल्ली भाग जाता है। और दिल्ली जाने के पश्चात वहां आप देखिएगा 1777 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में यानी मीर कासिम की मृत्यु जो है दिल्ली में ही हो जाती है। मीर कासिम की मृत्यु क्या हो जाएगी? दिल्ली में हो जाएगी। लेकिन बचे लोग कौन? अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे। इन दोनों के साथ अंग्रेज क्या करते हैं? रॉबर्ट क्लाइव पुनः आता है, केवल संधि करने के लिए 65 में आया था। फिर आएगा रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव जब आएगा तो इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि दोनों करेगा। तो याद रखना है कि दो संधियां होगी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और ये संधि होगी शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय के साथ होगी, जिसके अंतर्गत किन किन बातों को बोला गया था कि इलाहाबाद के जो शासक है, सॉरी आपका शाह आलम जो द्वितीय है, इनको बोला गया था कि हम आपको 50 लाख रुपए पेंशन देंगे। 50 लाख रुपया क्या करेंगे? पेंशन देंगे प्रतिवर्ष। ठीक है, इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? एक तरह से बोल सकते हैं 50 लाख रुपए पेंशन देंगे, उसके बाद इलाहाबाद भी आपको देंगे। इलाहाबाद और करा, इलाहाबाद और करा का जो क्षेत्र है ये सुजाउदौला से ले लिया गया, सुजाउदौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दिया गया। ठीक है, और साथ में बोला गया, ये तो ठीक है, ये देने वाला बात हो गई, 50 लाख रुपए पेंशन देंगे। इलाहाबाद और करा सुजाउदौला से लेकर क्या कर शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। और साथ में ये भी बोला गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों की दीवानी जो है, दीवानी का अधिकार किसे प्राप्त हो गया? दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, एक तरह से कंपनी को प्राप्त हो गया। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही चीज को बताने के लिए हम आए हैं वहां से। ठीक है, आप सोचिए भाई फिर ये शाह आलम द्वितीय के साथ संधि क्यों हुआ, सुजाउदौला के साथ संधि क्यों हुआ? तो ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे ना अंग्रेजों के विरुद्ध में। और जब तीनों एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ रहे हैं तो भाई तीनों को सजा देनी पड़ेगी। शाह आलम द्वितीय को ये सब लोग पेंशन कर देते थे, वहां पहुंचाते थे। अब बोला कि भाई हम आपको पेंशन देंगे, आप आराम से बैठिए, खाइए पिए, ऐश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और दीवानी वानी शासन राजपाट का जो काम है वो आप हमको सौंप दीजिए, आप छोड़िए सब मामलों मत पड़िए। चलिए, इनके साथ तो अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इनके साथ तो अच्छा ही बर्ताव किया। लेकिन इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि होगी ये होती है सुजाउदौला के साथ, सुजाउदौला के साथ होगा। इनके साथ गलत होता है, ये पॉइंट याद रखना है कब होगा। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होगी ये होगी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, 1765 ईस्वी को होगा। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रथम संधि हुई थी, और जो द्वितीय संधि हुई थी ये हुई थी आपका 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है, प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, और द्वितीय संधि अवध के नवाब सुजाउदौला के साथ होगी। अब इनके साथ क्या होगी? बोला जाएगा बाबू ये तो क्षेत्र इनसे ले लिया गया ना, तो देखिए यही बोला गया कि इलाहाबाद करा इनसे ले लिया गया, इनसे ले लिया गया। ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं के अवध के अंदर आता था। इलाहाबाद करा ले लिया गया। किनको दिया गया है तो आप देख ही रहे हैं, इसमें शाह आलम द्वितीय को दिया गया। फिर बोला गया कि आपको 26 लाख रुपए जो है, सॉरी एक हम मिस्टेक कर दिए, थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सुधार कर दीजिएगा। यहां पर जो है 26 लाख रुपए पेंशन यहां पर देने की बात की गई थी, और सॉरी, और यहां पर जो है आपका 50 लाख रुपया इन पर जुर्माना लगाया गया। 50 लाख रुपया क्या जुर्माना लगाया गया। युद्ध में जितना लॉस हुआ है सब बाबू आप ही झेलो, दूसरा कोई नहीं झेलेगा। 50 लाख रुपया जो है इन पर जुर्माना लगाया था। 26 लाख रुपए प्रति वर्ष इनको
सालाना देने की बात, आपका पेंशन देने की बात की गई थी। जुर्माना लगेगा बिना करने का, भोग तो भाई, क्योंकि तुमने युद्ध में साथ दिया है अमेरिका कासिम का। तो इलाहाबाद करा भी दे दो, 50 लाख रुपया तुम जुर्माने के रूप में दो। साथ में तुम सेना उना नहीं रख सकते हो, तुम्हारी रक्षा के लिए हम अपनी सेना रख देंगे। मतलब सारा अधिकार को इनके साथ छीन लिया गया। दरबार में रहो, दरबार चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहीं से हम देखेंगे कि द्वैध शासन प्रारंभ होगा। यहां से हम क्या देखेंगे, द्वैध शासन कैसे प्रारंभ होता है। अब यहां पर देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि के बाद जब ये बोल दिया कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों की जो आपकी दीवानी जब अंग्रेजों को मिल गई, तो यहीं पर हम देखेंगे कि द्वैध शासन ये कैसे स्थापित करते हैं। इसके बाद जो है 1765 ईस्वी में क्या होता है कि आपकी मीर जाफर की मृत्यु होती है। जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात क्या होगा कि यहाँ जो अगला जो शासक होगा वो नजमुद्दौला को बना दिया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, नजमुद्दौला को। बंगाल, बंगाल में कौन, नजमुद्दौला हो गया। लेकिन वास्तविक सत्ता जो होगी मुन्नी बेगम, इनकी मां होगी, मुन्नी बेगम देखेगी। ठीक है, इनके संरक्षण के रूप में रजा खां को नियुक्त किया गया था। कौन था, रजा खां। रजा खां, ये पॉइंट याद रखना है। बंगाल में द्वैध शासन तो प्रारंभ हो गया है। अब देखिए कैसे, द्वैध बंगाल में द्वैध शासन, अब वो कैसे प्रारंभ हुआ ये आप देखिए। जब यहां पर बोल रहा है कि भाई बंगाल में जो होगा, जो दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों क्षेत्र से जब किनको ले लिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया। तो भाई ये तो नाम के लिए अब शासक है ना, नजमुद्दौला को नाम के लिए शासक बनाया गया। क्योंकि उस समय बंगाल प्रांत में दो प्रकार के दो पद होते थे, एक तो निजामत होता था, दूसरा आपका दीवान का पद होता था। निजाम में या बोल सकते हैं सूबेदार, जो शासन संबंधी कार्यों को देखता था, और दूसरा होता था दीवान। तो आप द्वैध शासन जानने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि निजामत क्या होती थी और दीवानी क्या होती थी। तो बंगाल प्रांत में आप पहले भी देखिएगा कि जब मुर्शिद कुली खां बंगाल का, पहले क्या था, दीवान था, बाद में उसे सूबेदार भी बना दिया गया। तो दीवान और सूबेदार जिनको दोनों अधिकार प्राप्त है तो बंग आपका नवाब कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि दीवानी और निजामत ये दोनों जो है अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर क्या कर दिया गया, थोप दिया गया। और वास्तविक जो सत्ता होगी, वास्तव में अगर किसी पास अधिकार है तो वह है कंपनी के पास। कैसे, अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। हम ये देख रहे हैं, चलिए ये तो राजा खां हो गया, मुन्नी बेगम, इनको हटाइए। आपको थोड़ा सा ये देखना है, नजमुद्दौला जो है ये तो निजामत इनके अंतर्गत है ना, निजाम है, मतलब सूबेदार एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप दो भाग में बांटिए। एक तरफ है, आप बोल सकते हैं क्या, निजामत, निजामत, और दूसरी तरफ हो जाएगी आपकी दीवानी। ठीक है, एक तरफ निजामत होगा, दूसरी तरफ दीवानी। ये अंग्रेज क्यों करे, क्योंकि ये इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। निजामत का अधीन कौन कौन से कार्य आते थे, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसके अधीन कौन कौन से कार्य आएंगे। तो निजामत के अधीन जो कार्य आते थे वो था आपका सैनिक प्रतिरक्षा, सैनिक प्रतिरक्षा ये आ जाता था। दूसरा जो काम आया था वो था आपका पुलिस प्रशासन का, पुलिस प्रशासन, केवल पुलिस रख लीजिए, प्रशासन छोड़िए, वही पुलिस प्रशासन। तीसरा जो होता था वो न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, यहां पुलिस प्रशासन हो गया। ठीक है, पुलिस प्रशासन हो गया, सैनिक प्रतिरक्षा हो गया, न्याय प्रशासन हो गया। ये काम आपको दिया गया है निजाम को। दीवान के अंतर्गत कौन कौन से कार्य था, राजस्व, राजस्व वसूलना,
और एक तरह से बोल सकते हैं कि वित्त व्यवस्था इत्यादि जितना भी होगा वित्त व्यवस्था, आप समझिए। यहां पर बंगाल में द्वैत शासन है, एक तरफ निजाम का शासन है, एक तरफ कंपनी का शासन है। ठीक है, तो निजाम का शासन कैसे है? ये जो दीवानी का जो क्षेत्र था इस पर यानी निजाम का अधिकार नहीं था। आप समझिए कैसे, क्योंकि उस समय दीवान जो चुना गया था दीवानी के लिए, तो बिहार और बंगाल उड़ीसा 3 क्षेत्र के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। बंगाल में जो दीवानी वसूलेंगे उनका वो थे आपके रजा खां। बंगाल के लिए, बंगाल के लिए कौन थे? रजा खां थे। रजा खां। फिर बिहार के लिए आप देख लीजिएगा तो सिताब राय थे। सिताब राय। और वहीं उड़ीसा के लिए देख लीजिए तो यहां पर भी अलग था, राय दुर्लभ। राय दुर्लभ, ये 3 जो है दीवान यहां पर नियुक्त किए गए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल के दीवानी रजा खां ने वसूल रहा, रजा खां वसूल रहा है। बिहार की दीवानी सिताब राय वसूल रहा है और उड़ीसा की दीवानी दुर्लभ राय वसूल रहा है। और ये किसके अधीन है? ये अधीन है आपके कंपनी के अधीन। यहां पर एक कंपनी, ये पैसे जो मिलेंगे वो सब किनके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। काम किनको करना पड़ रहा है? निजाम को काम करना पड़ रहा है भाई। नजमुद्दौला झूठ मूठ का राजा बना हुआ है यहां पर। मतलब इससे आपको यही समझ में आएगा कि उत्तरदायित्व किसी और के पास है, राजस्व किसी और के पास आ रहा है। बात समझ रहे हैं? मतलब कि राजस्व जो जा रहा है वो कंपनी के पास जा रहा है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रजा खां, सिताब राय, राय दुर्लभ, ये तीनों लोग राजस्व वसूल रहे हैं, वसूल कर ये कंपनी को दे रहा है। तो जो राजस्व है वो जा रहा है कंपनी के पास, लेकिन काम का उत्तरदायित्व किनको झेलना पड़ेगा? कौन उत्तरदायित्व होगा? वो होगा निजाम। इनको मात्र 53 लाख रुपए दिए जाते थे। कितने लाख? 53 लाख रुपए दिए जाते थे कि इसी में आपको सैनिक प्रतिरक्षा देखनी है, पुलिस प्रशासन देखना है, न्यायिक प्रशासन देखना है, जो भी काम करना है आप इसमें कर सकते हैं प्रतिवर्ष। 53 लाख रुपए ही दिया जाता था इनको। ठीक है, और 53 लाख में आपको जो करना है वो कीजिए। भाई मकसद क्या था? क्यों ये प्रारंभ किया गया? अंग्रेजों का एक ही मकसद था, अधिक से अधिक क्या करना? लाभ प्राप्त करना। अभी पूर्ण रूपेण वो गद्दी पर बैठ भी नहीं सकते थे। क्यों नहीं बैठ सकते थे? इसका कारण हम बताएंगे। पहले आप ये पॉइंट समझिए कि क्या है कि द्वैत शासन कैसे है बंगाल में। द्वैत शासन ऐसे ही है जैसे एक तरफ से कंपनी का शासन है और एक तरफ से निजाम का शासन है। बंगाल के शासन व्यवस्था को 2 भाग में बांट दिया गया, एक तरफ से निजामत का, दूसरी तरफ से दीवानी का। दीवानी मतलब एक तरफ से अंग्रेज बोल सकते हैं, सीधा कंपनी है। दीवानी मतलब क्या? कंपनी समझिए ना, क्योंकि ये तो इसके अधीन है ना। दीवानी आप वसूलिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब जा रहा है उनके अंदर। ठीक है, जो जो दीवान है, बंगाल के जो रजा खां है, बिहार के जो सिताब राय है, उड़ीसा के जो राय दुर्लभ है, ये सब पैसा वसूल कर किसको दे रहा है भाई? वो तो कंपनी के पास जा रहा है ना। लेकिन जनता को जवाब किससे देना है? वो जवाब देंगे आपके निजाम जो है नजमुद्दौला। जवाब उनको देना पड़ेगा क्योंकि उनको एक सीमित पैसा दिया जा रहा है, मात्र 53 लाख रुपया दिया जा रहा है और इसी में आपको सब कुछ संभालना है। तो ये डरते थे, बचना चाहते थे हर क्षेत्र से कि भाई कर तो हम वसूल रहे हैं, पैसा मुनाफा तो हमारे पास आ रहा है ना। इसमें से 26 लाख रुपया उठाकर दे दिया जाता था किनको? जो प्रति मंथ पेंशन के रूप में हम देख रहे थे, आपको शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वहां पर दे देना था और 53 लाख रुपया निजाम को दे देना था। और कुल वसूली एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो कुल वसूली हुई थी 1766 से 67 ईस्वी में, उस समय लगभग हुई थी आपका 2,24,68,500 रुपए। जो 66 से 67 ईस्वी में कुल वसूली हुई थी 2,24,68,500
24 लाख 2 करोड़ 24 लाख 68 हजार 500 रुपए याद रखना है कि ये केवल वसूली हुई थी द्वैत शासन लागू होने के पश्चात दीवानी व्यवस्था से। केवल बंगाल की मैं बात कर रहा हूं तो 2 करोड़ 24 लाख 68 हजार 500 रुपए ये वसूली की गई थी केवल 1766 से 1767 में। मात्र 1 साल का मैं बात कर रहा हूं। 2 करोड़ 24 लाख 68 हजार कितना 500 रुपए जो है ये वसूली की गई थी 1766 से 67 ईस्वी में बंगाल से द्वैत शासन लागू होने के पश्चात। इसमें से खर्च कितना कर रहे हैं 53 लाख रुपए दे रहे हैं ये निजामत के कार्य को संभालने के लिए। प्लस में इसमें आप जोड़ दिए 26 लाख रुपए जो दे रहे हैं 26 लाख ये रुपए दे रहे हैं ये किनको दे रहे हैं शाह आलम द्वितीय को पेंशन के रूप में। शाह आलम द्वितीय को पेंशन के रूप में दे रहा है। तो मान लीजिए कि 26 लाख ये हो गया 53 मान लीजिए ना 1 करोड़ रुपए सीधी सी बात है। फिर भी 1 करोड़ और 24 लाख 68 हजार 500 रुपए तो सीधा सीधी बच रहा है ना पूरा मुनाफा कमा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या क्या होगा हम लोग आगे चलकर देखेंगे। बहुत सारा परिणाम हुआ था। कारण क्या था परिणाम क्या था इससे पहले देखिए आप कि आखिर ये द्वैत शासन लागू क्यों किया गया ये समझिए। इसको नोट कर लिया होंगे द्वैत शासन लागू क्यों किया गया इस पॉइंट को याद रखना है। तो आप देखिएगा ये साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। कारण एक ही था कि भारत में क्या करना ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना यह उद्देश्य था। और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में 5 लोग प्रमुख रूप से आते हैं। 5 जो गवर्नर है गवर्नर जनरल है वो काफी महत्वपूर्ण है। पहला रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा कर्नवालिस, चौथा वेलेस्ली और 5वां आपका बोल सकते हैं कौन जो हड़प नीति को अपनाया था। ठीक है याद रखना है क्या नाम था डलहौजी। तो 5 लोगों का महत्वपूर्ण इसमें नाम आता है ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में फैलाने में। एक तो आपका रॉबर्ट क्लाइव ये क्या कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कौन आएगा वारेन हेस्टिंग। दूसरा आपका जाएगा रॉबर्ट क्लाइव वारेन हेस्टिंग। उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस और चौथा आपका था लॉर्ड वेलेस्ली। 5वां आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। हम सबके नीतियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये किस तरह यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार किया और कैसे भारत को इन्होंने शोषित किया कैसे इनको लूटा इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही क्या किया था आपको बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया था। ठीक है ये पॉइंट आपको हर हाल में याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन प्रारंभ किया। तो द्वैत शासन प्रारंभ किया तो किस तरह यहां व्यवस्था है ये तो आप देखिए लिए कि इन्होंने क्या किया निजामत और दीवानी 2 भाग में बांट दिया। अब देखिए यहां से कभी कभी ये ब्रिटिश किताबों में ये आपको मिलेगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में यानी ब्रिटिश सरकार की नींव रखने का प्रयास किया। अंग्रेजी राज्य की नींव याद रखना है। इन्होंने क्या किया अंग्रेजी राज्य की क्या रखा नींव रखा। ठीक है और वारेन हेस्टिंग आएंगे तो इसी नींव से ये ऊपर क्या करेंगे दीवार जोड़ेंगे मतलब नींव को मजबूत करेंगे। ये क्या करेंगे नींव को मजबूत करेंगे। देखिएगा नींव जोड़ने के बाद घर का नींव हो जाता है उसके बाद क्या होता है उस पर बीम बांधा जाता है। तो बीम बांधने का काम किए थे कौन वारेन हेस्टिंग। कर्नवालिस आएगा तो क्या करेगा इसी पर बीम जब बांध दिया गया तो इस पर क्या करेगा इमारत खड़ी करेगा। ये क्या करेंगे
इमारत खड़ी करेंगे। देखिएगा घर पे आप लोग क्या करते हैं, नीचे से नींव उठाते हैं तो ईंट जोड़ कर आते हैं, फिर यहाँ बीम ढलाई करते हैं, फिर यहाँ से ईंट जोड़ते हैं, फिर लिंटर ढलाई करते हैं, तब ना छत करते हैं जी। तो उसी प्रकार नींव बनाने का काम किया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब बीम ढालने का काम किया कौन, आपका वारेन हेस्टिंग। और फिर बीम से ईंटा जोड़ने का काम किया कौन, इमारत खड़ी किया कौन, आपको कर्नवालिस। और इमारत को पूरा कौन करेगा, इमारत को याद रखना है, इमारत को पूरा किया कौन, लॉर्ड वेलेस्ली। और पूर्ण रूप से शक्ल दिया, पूर्ण शक्ल यानी रंग पेंट का हो कि पूरा चमकावल टाइल्स, सब कुछ जंगला खिड़की लगा हुआ कर, तो ये किया आपका लॉर्ड डलहौजी। यानी पूर्ण रूप देना, पूर्ण शक्ल देना, शक्ल दे देना, पूर्ण रूप से शक्ल देना या रूप देना, ये काम करेगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में इन पांचों का योगदान बहुत ज्यादा है। आप देखिए ना, रॉबर्ट क्लाइव को हम देख ही रहे हैं, द्वैत शासन। वारेन हेस्टिंग आएगा तो आपका, आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर रॉबर्ट कर्नवालिस के बारे में आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध आप देखे ही होंगे। फिर लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के द्वारा ये किस तरह यानी लोगों पर अपना नियम थोपेगा, और लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत नीति के परिणाम स्वरूप। अंततः इन सभी के शोषण के परिणाम स्वरूप लोगों के अंदर आक्रोश की भावना जगी, तभी तो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ। तो इस सभी के कामों को पढ़ेंगे या काम को पढ़ेंगे और पढ़ते चलेंगे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, वेलेस्ली और डलहौजी सबके बारे में देखा जाएगा, विस्तार से हम देखेंगे। अंत में इन सबके कारनामों के परिणाम स्वरूप लोगों के अंदर द्वेष की भावना यानी एक तरह से असंतोष की भावना उत्पन्न होगी, और 1857 क्रांति के रूप में वो सामने आएगा। उसके बाद ये डर जाएंगे, रियल में डर जाएंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान तो रॉबर्ट क्लाइव का, वारेन हेस्टिंग का, लॉर्ड कर्नवालिस का, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी। ये काफी प्रमुख रूप से, ये एक तरह से बोल सकते हैं अंग्रेजों की राज की नींव डाले और ये नींव को मजबूत किए। ये इमारत खड़ी की कर्नवालिस, उसके बाद इमारत को पूरा किया वेलेस्ली ने, और पूर्ण शक्ल के रूप में दिया आपका लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। अब ये देखेंगे कि द्वैत शासन का कारण क्या था, ये द्वैत शासन क्यों इन्हें करना पड़ा। आखिर जब ये इलाहाबाद की संधि कर ही लिए थे तो इसके तुरंत बाद क्या कर लेते भाई, स्वयं अपना किसी अपने व्यक्ति को वहां पर नवाब बना देते, वहां का शासक नियुक्त कर देते, क्यों नहीं किए, कारण क्या था। बहुत जरूरी कारण था, ये काफी दूरदर्शी थे, इतने गधे नहीं थे। क्योंकि आप देखिएगा पहले तो विद्रोह का डर था इनके अंदर। द्वैत शासन लागू होने का कारण क्या था, तो कारण में अनेक कारण आ जाएंगे। द्वैत शासन ही क्यों लागू किया गया, क्यों नहीं खुद भाई शासक बन गए, इसका कारण क्या था, इसका कारण था विद्रोह का डर। अंग्रेजों को लगता था कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट यानी भारतीय राजा को, भारतीय राजा के बदले भारतीय राजा को नहीं बनाते हैं, खुद राजा गद्दी बैठ जाते हैं, तो भारतीय जो जनता है वो इसका विरोध करना शुरू कर देगी स्पष्ट रूप से। कुछ भी हो, भले कठपुतली हो हमारा, लेकिन उसी के वंश से या भारतीय ही कोई शासक रहे और उसको हम अपना रिमोट कंट्रोल करते रहेंगे। ठीक है। पहला कारण क्या था, पहला कारण था विद्रोह का डर। उनको डर था कि भाई अगर हम क्या करेंगे, अपना व्यक्ति यहां पर गद्दी बैठाएंगे तो विद्रोह प्रारंभ हो जाएगा। पहला बोल सकते हैं कि विद्रोह का डर, विद्रोह का क्या था, डर था उनके अंदर। दूसरा कारण क्या था, लाभ का लालच। दूसरा क्या हो जाएगा, लाभ का लालच था। लाभ का लालच कैसे था, आप देखिएगा, अगर ये शासक बनते तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इन्हें नियुक्त करना पड़ता। पुराने लोगों के कर्मचारियों को हटाना पड़ता, जो राजा महाराजाओं ने क्या किया, अपना एक जाल बिछाया है, उन सभी जाल को तोड़ना पड़ता, नए जाल को बिछाना पड़ता, नीचे से लेकर गांव से लेकर केंद्र तक। तो उसमें कर्मचारी नियुक्त किए जाते, फिर उस पर खर्च इनको देना पड़ता।
तो ये नहीं चाहते थे कि भाई हमारा पूंजी खर्च हो, जो नवाब का ही जो कर्मचारी है वही काम करेंगे, नवाब समझेंगे कि भाई कितना पैसा दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं, वो सब वही समझेंगे, हमें इस सब के लफड़े में नहीं पड़ना है। अगर हम कर्मचारी नियुक्त करेंगे तो काफी पैसा हमारा उसी में वेस्ट हो जाएगा, तो हम अधिक से अधिक लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो ये दूसरा कारण यही था कि भाई इन्हीं के सभी लोग काम करेंगे, इन्हीं के लोग कर वसूलेंगे, यही पैसा हमको ला कर देंगे, सब कुछ यही करेंगे, लेकिन फायदा हमको मिलना चाहिए। दूसरा लालच था। अब देखिए कर्मचारी उतना इनको नियुक्त करना पड़ता, अब वो कर्मचारी जाकर गांव गांव से क्या टैक्स वसूल सकते थे, कर वसूल सकते नहीं, वहां के जो जमींदार है लोकल लोग हैं उन्हीं से लोग डरते हैं ना, तो वो जाकर कर वसूलते थे, वही वसूल सकते थे। और उसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर मोहल्ले में आपको कर्मचारी नियुक्त करना पड़ता, तो लाभ कम होता, क्योंकि कुछ पैसा जो है आधा पैसा उन्हीं पे आपको खर्च कर देना पड़ता। इसलिए दूसरा इनके मन में क्या था कि लालच था, इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई नाम के लिए हम रहने दे रहे हैं निजाम को, ठीक है, ऊपर केवल स्टेट वाइज हम क्या कर रहे हैं, अपना एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, बाकी बोलेंगे कि तुम्हारा ही व्यक्ति क्या करेगा, कर वसूल कर इनको ला कर देगा, ये बेचारे क्या करेंगे, जिस तरीके से होंगे वो हमें सौंप देंगे। तो दूसरा लाभ का लालच था। तीसरा हो जाएगा उत्तरदायित्व से मुक्ति। उत्तरदायित्व से मुक्ति, ये उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते थे भाई। उत्तरदायित्व से क्यों मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि पैसा हम ले रहे हैं, गद्दी पर कौन बैठा है, राजा। अगर काम नहीं होगा, अगर जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है और टैक्स बदले में कोई काम मांग रहे हैं, तो काम कौन करेगा, राजा करेगा। वो तो ये नहीं समझ रहे हैं ना, वो तो समझ रहे हैं कि राजा है, उन्हीं के पास पैसा जा रहा होगा, सीधी सी बात है। और राजा को पैसा मिल रहा है मात्र 53 लाख रुपए, और उसी में क्या करना है, पूरा काम को संभालना है। तो उत्तरदायित्व से मुक्ति, कि भाई पैसा हम ले रहे हैं भले, लेकिन उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी हम पे नहीं आना चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायित्व हमें नहीं देनी चाहिए। मतलब जनता के प्रति उत्तरदायित्व हम नहीं है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व कौन है, निजाम है। लेकिन जनता से टैक्स कौन ले रहा है, कंपनी ले रही है। बताइए कैसा सिस्टम है भाई, पैसा ले रहे हैं आप ना, कल दिला खेत खाए गधा मार खाए जोलहा, वही हो गया, गधा खेत खा रहा है पिटा रहा है जोलहा। पैसा ले रहा है अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी, अब भुगत रहा है निजाम, ठीक है। इससे अच्छा भाई हम नहीं बैठे हैं गद्दी पे। तो ये उत्तरदायित्व से मुक्ति चाहते थे कि पैसा हम जितना देंगे उसी में आपको शासन प्रशासन चलाना है, नहीं तो भाई अगर जनता खुश है ना खुश है उसका जिम्मेदारी तुम लोग, हम नहीं जानते हैं, सीधी सी बात है। ये था। तीसरा कारण क्या था कि जो है शासन लागू करना पड़ा, ये बोल सकते हैं बोर्ड का निर्णय। बोर्ड का निर्णय, ये बोर्ड का निर्णय भी था कि भाई आपको क्या करना है, अभी तुरंत कुछ उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना है, क्योंकि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ब्रिटिश कंपनी नहीं है, यहाँ पर डच है, पुर्तगाल है, डेनिश है, फ्रांसीसी है, ये सब लोग व्यापार कर रहे हैं। अगर देखें कि भाई अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई गद्दी बैठ गया, अंग्रेजों से कोई गद्दी बैठ गया, ये तुमको टैक्स देना बंद कर देंगे, ये तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। उससे भाई हम भी हमारे क्षेत्र से ये व्यक्ति है ना, और ये भारत की जनता के साथ मिलकर हमारा विरोध करना तुरंत ही चालू कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना, कितना दूर से सोच रहे हैं लोग। गद्दी पर नहीं बैठने का कारण यह है कि अभी उस समय इनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुई थी कि सभी यूरोपीय कंपनियों से टक्कर ले सके। अगर उस समय यानी इलाहाबाद संधि के तुरंत बाद ये बंगाल की गद्दी पर बैठ जाते, तो सभी विदेशी कंपनियां जितनी भी थी, पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सभी एक हो जाते और इनका उपाय हो जाता। तो ये सोचकर ये गद्दी पर नहीं बैठे। उनको ये लगना चाहिए विदेशी अन्य कंपनियों को कि भाई नहीं, यह भारत का ही राजा है, भले हस्तक्षेप अंग्रेज कर रहे हैं। अगर ये बैठते तुरंत तो सभी लोग मिलकर इनका विरोध करते और भारतीय जनता के साथ मिल जाते, तो उनकी शक्ति काफी मजबूत हो जाती। तो काफी दूरदर्शी देखिए कितना दूर तक ये सोचे हैं। तो बोर्ड का ये निर्णय था कि भाई ऐसे आपको नहीं करना है वरना दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा दोषारोपण से बचाव, वही है, दोषारोपण से भी बचाव था, वही बात है, दोषारोपण से बचाव की कुछ भी घटना घटे, कुछ भी होगा तो भाई हमारे ऊपर दोष नहीं आएगा। दोष किसके ऊपर आएगा, निजाम के जो शासक है उनके ऊपर आएगा ना, कि जो टैक्स वसूल है उसके ऊपर आएगा, जो राजा है उसके ऊपर। राजा का डायरेक्ट बोलना चाहिए भाई पैसा हमारे पास नहीं आ रहा, हम नहीं जानते, आप अंग्रेज होते बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो तो उसके नीचे दबा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए और क्या क्या कारण हो सकता है प्रशासनिक कार्यों के लिए,
मैन पावर तो हम देख लिए हैं, जो प्रशासनिक के कार्य है उसके लिए मैन पावर कहां से आएगा? मैन पावर, मैन पावर इनके पास नहीं था। मैन पावर किनके पास था? राजा के पास था। राजा की ही बात जनता मानेगी ना, क्योंकि उन्हीं से लगाव है, उन्हीं से जुड़ी हुई है, अंग्रेजों से लगाव नहीं है। तो इतने सारे कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया? द्वैध शासन लगाने का, स्थापित करने का प्रयास किया। अब ये देखिएगा कि भाई इससे लाभ क्या हुआ? लाभ तो बहुत ज्यादा हुआ। आप देखिए कि 2 करोड़, हाँ कितना पैसा ये कमाए थे? लगभग 2,24,68,500 रुपए एक साल में ही क्या कर लिए थे? ये वसूल लिए थे। ठीक है, यहाँ पर ईसाई मशीनरियों को फैलाने में क्या हो गया? ज्यादा इनको हेल्प मिलने लगा। ईसाई मशीनरी यानी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में ज्यादा तीव्र गति से जुड़ गया। बहुत सारा ऐसा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये जबरन क्या कर रहे थे? जबरन यानी वसूली कर रहे थे जनता से। वसूलने वाला अधिकार अंग्रेजों के अधीन था। अधिक से अधिक मुनाफा हुआ। लाभ में तो बहुत चीज आएगा, उसको हम देखेंगे। पहले इसका देखिए अब परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम क्या होता है? अब ये द्वैध शासन का परिणाम क्या होगा? सबसे पहला परिणाम आपके सामने आएगा, वो क्या था? अराजकता। अराजकता, अराजकता मतलब कि असंतोष की भावना स्पष्ट रूप से होगी। असंतोष की भावना, मान लीजिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग तो जानेंगे ही ना कि ऐसा ऐसा व्यवस्था है। तो जनता जो है स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के प्रति क्या हो गई थी? असंतुष्ट हो गई थी, काफी नाराज हो गई थी। तो ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां पर देखिएगा भयंकर भूखमरी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। द्वैध शासन के बाद आप देखिएगा 1770 ईस्वी में आपका बंगाल में इतना भयंकर अकाल आया था कि लगभग 1/3 लोग मारे गए थे। 1 करोड़ आबादी जो है केवल बंगाल की उस अकाल में मारी गई थी। 1 करोड़ आबादी। ठीक है, 1/3 जनसंख्या साफ हो गई थी। इतना भयंकर अकाल आया था। तो ये पॉइंट याद रखना है कि एक तो अराजकता मतलब असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। दूसरा परिणाम क्या होगा? भ्रष्टाचार भी पूरा फैल जाएगा स्पष्ट रूप से। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा? फैल जाएगा भाई। लूट घसोट सब लोग करना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे स्पष्ट रूप से। क्योंकि जब उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर नहीं है तो हम जवाबदेही, जब मान लीजिए हम जवाबदेही नहीं है तो हम तो कुछ भी करेंगे ना। जवाबदेही जो है वो समझे, हम कितना पैसा घसीटेंगे, कितना पैसा छीनेंगे, जबरदस्ती कुछ भी लेंगे। जनता को हमको जवाब नहीं देना है, जवाब देना है आपको निजामत को, तो वो समझे। भ्रष्टाचार हो जाएगा। दस्तक का दुरुपयोग ये लोग करबे करेंगे। दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग। और क्या क्या परिणाम हो जाएगा? आप देख सकते हैं भयंकर अकाल की स्थिति, कृषि और उद्योग का पतन, कृषि और उद्योगों का पतन। सब लोग मर जाएंगे या भाग जाएंगे, सीधी सी बात है। एक और यहां पर हुआ था अकाल, अकाल 1770 ईस्वी में। और इसमें एक और बात आया था, श्वेत क्रांति, याद रखना है। श्वेत क्रांति ये भी हुई थी। ये अंग्रेजी द्वारा किए गए थे, अंग्रेजी सेना के द्वारा किया गया था। बहुत सारा परिणाम हुआ था, ये परिणाम को याद रखना है। ठीक है, क्या क्या कि अराजकता, असंतोष की भावना उत्पन्न होगी, भ्रष्टाचार फैलेगा स्पष्ट है। दस्तक का ये गलत उपयोग करेंगे अब कृषि और उद्योग। क्योंकि लोग आप सोचेंगे भाई ये कृषि करने से कोई फायदा नहीं है, ये जबरदस्ती इतना टैक्स वसूल है, लोग खेती करना छोड़ देंगे। खेती जबरन यानी टैक्स वसूलिएगा तो वो भाई उनके लिए ना तो खाने के लिए है ना पीने के लिए कुछ। तो स्पष्ट है अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी, मर जाएंगे लोग। तो काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, 1 करोड़ लोग मारे गए थे। उसके बाद उद्योग भी काफी, जो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर रेशम कीट पालन का उद्योग है वगैरह, कपास वगैरह सबका उद्योग था। सब उद्योग क्या होगा? सब कृषि से ही संबंधित था। वो सारे उद्योगों क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। लोग क्यों करेंगे भाई? जब हम कमाए या कमा कर आपको ही दे दें तो उसे भले नहीं कमाएंगे, भले भूखे मर जाएंगे। हम काम करें, हम खेतों में से फसल उगाए और उगा कर सब आपको दे दे भाई, क्यों
ना हम खाएंगे ना आपको खाने देंगे, भले ऐसे भूखे मर जाएंगे, तुम भी मरो हम भी मरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग आत्महत्या तक कर लिए भाई, 1 करोड़ आबादी ऐसी नहीं मर जाती है, समझिएगा। 1/3 जनसंख्या क्या हो गई, मारी गई। ठीक है, 1770 में अकाल आया था, ये 1 करोड़ लोगों को लेकर चला गया। उसके बाद श्वेत विद्रोह, आप देखिएगा शांति के समय यानी आपको यानी ब्रिटिश को भत्ता मिलता था, और अंग्रेजों ने यानी लॉर्ड क्लाइव ने उस भत्ता देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सेनाओं ने भी क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध में श्वेत क्रांति प्रारंभ किया था। श्वेत मतलब अंग्रेजी सेनाओं ने क्या किया था, आंदोलन किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना। अब कुछ पॉइंट यहां से जो पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं कि द्वैध शासन को किसी ने क्या कहा था। सबसे पहले आपको याद रखना है के एम पर्निकर, एक व्यक्ति है के एम पर्निकर। के एम पर्निकर ने क्या कहा था, के एम पर्निकर ने कहा था डाकुओं का राज। याद रखना है, ये हो सकता है पूछ दे, डाकुओं का राज, डाकुओं का राज कौन बोला है, के एम पर्निकर। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को याद रखना है आपको, एक अंग्रेज ही थे आपके पी एस्पियर, पी एस्पियर, दो में याद रखना है, पी एस्पियर, पी एस्पियर। और इन्होंने क्या बोला था, खुली एवं निर्लजतापूर्ण क्या लूटपाट का युग, खुली एवं निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग किसने कहा था, तो पी एस्पियर ने कहा था। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि डोडवेल ने एक बात बोला था, डोडवेल, ये भी आपके अंग्रेजी ही है। डोडवेल ने क्या कहा था, अधिकारी एवं उत्तरदायित्व के बीच, उत्तरदायित्व के बीच तलाक बोला था, अधिकारी एवं उत्तरदायित्व के बीच तलाक। ठीक है, किसको, द्वैध शासन को। एक और पॉइंट याद रखना है आपको यहां से कि खुद क्लाइव ने क्या कहा था, कर्नवालिस, पहले देख लीजिए कि कर्नवालिस ने क्या कहा था। कर्नवालिस भी कुछ बोलेगा, और एक व्यक्ति है खुद क्लाइव भी बोला था, क्लाइव का क्या वक्तव्य है और कर्नवालिस का क्या वक्तव्य है। कर्नवालिस ने क्या बोला, मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि 1765 से 1784 के बीच कंपनी की सरकार, माने कैसी कंपनी की सरकार, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, विश्वासघाती, लोभी सरकार पूरे संसार में कहीं नहीं देखा। ये बात बोला था कौन, कर्नवालिस ने, कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि 1965-84 के बीच कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, विश्वासघाती व लोभी सरकार पूरे संसार में कहीं नहीं देखा। ठीक है, ये किसका वक्तव्य है, तो कर्नवालिस के। किसके विषय में, द्वैध शासन के विषय में। और एक और पॉइंट याद रखना है आपका, क्लाइव क्या बोला था, क्लाइव का वक्तव्य भी याद रखना है
ये यहां पे बोलेगा कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण के जैसा जैसा दृश्य बंगाल दृश्य बंगाल में न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। ये बताइए कि अलग अलग यानी लोगों का क्या है विचार है द्वैध शासन के संबंध में। केम पनिकर ये क्वेश्चन पूछता है, केम पनिकर किसे डाकुओं का राज बताया था, तो याद रखना है कि द्वैध शासन डाकुओं का राज बताया था। पी स्पीयर यानी खुली एवं निर्लजतापूर्ण लूटपाट बताया है। पी स्पीयर जो ये अंग्रेजी क्या है इतिहासकार है, पी स्पीयर खुली एवं निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग। उसके बाद डोडवेल ने क्या बोला, अधिकारी एवं उत्तरदायित्व के बीच तलाक हो गया है। अधिकारी और उत्तरदायित्व के बीच क्या है, तलाक है एक तरह से। कानावालिस खुद बोल रहा है कि मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि 65 से 84 के बीच कंपनी के सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, विश्वासघाती और लोभी सरकार पूरे संसार में कहीं नहीं देखा। ठीक है, जगत में वो लिखा है। क्लाइव बोल रहा है कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हीरे गदा, आप क्या कहोगे कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण के जैसा दृश्य बंगाल में न किसी ने ऐसा देखा होगा न कहीं सुना होगा। अरे गधा, तो तुम ही ये सब लागू किया था। हा? तो ये था आपका द्वैध शासन, जो हम लोग बंगाल के उदय से लेकर यहां तक हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको काफी समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।